जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो प्रकाश का परावर्तन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसके अंतर्गत परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है, दर्पण ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, पहला यही कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कोई माध्यम का ये डिवाइडर है ना, मतलब ऊपर कुछ अलग माध्यम है और नीचे कुछ अलग माध्यम है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ऊपर जो है कि सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है कि जिसके अंदर जो कण है ना, ये बहुत पास पास है ना। इस वाले में जो कण है वो बहुत पास पास है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला है ये विरल माध्यम। क्या है ये? विरल माध्यम। और विरल माध्यम क्या होता है कि जिसके अंदर जो कण है वो दूर दूर है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो एक ये माध्यम हो गया और एक ये माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो, है ना, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है, मुड़ जाती है। तो ये जो घटना हो रहा है ना, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे समझिए, ऊपर से ये प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे माध्यम में प्रवेश की, तो इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे। ठीक है, एकदम इसको अपने सामने ही जाना चाहिए सीधा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, या तो ये इधर मुड़ जाएगी या तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है, ये सीधे नहीं जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना हो रहा है इसे ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हमें पता है कि पहला माध्यम सघन हो सकता है, दूसरा विरल हो सकता है। सघन का मतलब कि कण पास पास हो सकते हैं, विरल में कण दूर दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश दो ही तरह से जा ही सकती है, यानी या तो सघन माध्यम से जाए या हो सकता है कि विरल माध्यम से जाए, है कि नहीं? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी या विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश जाएगी। तो दो ही कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम लोग आराम से समझते हैं, पहले ध्यान सुनिए। जब ये प्रकाश सघन से विरल में जाए, चाहे विरल से सघन में जाएगी, यानी इसके माध्यम में अगर परिवर्तन हो रहा है ना, तो प्रकाश की चाल में भी परिवर्तन होने लगेगा। इसीलिए यही रीजन है कि आप अभी टॉर्च लेकर के अगर पानी के अंदर ऑन करते हो तो देखोगे कि जितनी तेजी से प्रकाश जा रही थी हवा में, पानी के अंदर उतनी तेजी से नहीं जाएगी। यानी हमको एक बात तो समझ में आ गया कि यदि प्रकाश जिस माध्यम में जा रहा है, ठीक है, अगर माध्यम को बदल दिया जाए, है ना, माध्यम को बदल बदल के भेजा जाए तो प्रकाश की चाल भी बदलती रहेगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो माध्यम पे निर्भर करता है। तो ये पॉइंट्स पे मैंने लिखा है कि देखिए, अपवर्तन के कारण, किसके कारण? अपवर्तन के कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो भिन्न भिन्न होती है। यानी हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। जैसे जल में आप देखोगे तो अलग ही स्पीड रहेगा, कांच में देखोगे तो अलग ही स्पीड रहेगा, वायु में देखोगे तो अलग ही रहेगा। मैंने बताया था कि वायु यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज़ें मैं आपको बताया था। अब समझिए यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से। मैंने आपको बताया कि जब भी प्रकाश को आप भेजोगे तो दो ही माध्यम होगा, या तो सघन या तो
विरल। तो चलिए समझिएगा, देखिए ये है सघन माध्यम, मैं लिख देता हूँ सघन माध्यम, ठीक है, और दूसरा मैं लिख देता हूँ ये नीचे वाला विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। अब देखिए, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए अब इसको अगर बीच से ऐसे एक रेखा खींच दूं, क्या कर दूं, ऐसे एक रेखा खींच दूं, तो ये हो जाएगा अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। याद रखिएगा ये क्या है, अभिलंब, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। देखिए जब यहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो ध्यान से देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। याद रखिएगा, आपतित किरण, ठीक है। और जब यह दूसरे माध्यम में जैसे ही इस बिंदु पे जहाँ पे टकराएगी, है ना, इस पे टकरा के दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, है ना, यहीं से टकरा के नीचे की तरफ जाएगी ना, तो जहाँ पे टकरा रही है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। तो पॉइंट याद रखिएगा, आपतन बिंदु क्या है कि जब प्रकाश की किरण, है ना, जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु से टकरा कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वो होता है आपतन बिंदु। यहाँ पे अब ये देखिए जैसे सीधे जा रही है, इसको जाना चाहिए था सीधे, क्या करना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया कि ये अपने पथ से, है ना, क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए जब ये सघन माध्यम से ना विरल माध्यम में जाएगी, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो जो ये अभिलंब है ना, ध्यान सुनिए, जो ये अभिलंब है अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। देखिए जब प्रकाश की किरण, है ना, जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से, जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब ये सीधा इससे दूर हो जाती है, मतलब कि ये ऐसे चली जाएगी। आ रहा समझ में। तो जो ये किरण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला किरण, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ये भी बात याद रखिएगा कि आपतित किरण क्या है, जब प्रकाश किरण जो माध्यम में आ रही है आपतित, अपवर्तन के बाद जो जा रही है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। समझ में आ गया। तो जहां पे टकरा रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कब ये अभिलंब से दूर हो जाती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर। लेकिन वही अगर उल्टा कर दिया जाए, ऊपर विरल हो जाए, यानी आप प्रकाश जो है कि विरल से सघन की तरफ भेजोगे, तो याद रखिएगा वो अभिलंब के पास आ जाएगी, यानी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे बात समझ में आ गया। यानी जब सघन से विरल में जा रहा था तो अभिलंब से दूर हो रहा था, लेकिन जब विरल से सघन में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब के बिल्कुल पास में आ जाएगी। याद रखिएगा, अभिलंब के बिल्कुल पास में आ जाएगी। ये आप कॉपी पे नोट करते चलेगा पॉइंट टू पॉइंट। अब समझिए मेरी बातों को ध्यान से। देखिए जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है ना, इसके बीच में जो ये कोण है ना, ठीक है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण है वो होता है आपतन कोण। और जो ये अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण दिख रहा है ना, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। याद रखिएगा कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। देखिए नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये आपतित हो रहा था इसलिए आपतन, नाम मैच कर रहा है। ये अपवर्तित हो रहा था इसलिए अपवर्तन कोण। बात क्लियर हो गई। तो देखिए जो आपतन कोण है इसको हम आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई से, और जो अपवर्तन कोण होता है इसको लिखते हैं आर से। बात समझ में आ गया। यानी आपको पॉइंट समझ में आ गई, आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और जो अपवर्तन कोण है वो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। आपसे पूछा जाए कि कब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, तो कहिएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती
जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। अब याद रखने का तरीका कैसे, सुनिए। सघन माध्यम मैंने बताया, सघन माध्यम क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो पास पास होते हैं। अब विरल में कण दूर दूर होते हैं, तो जब विरल में कण दूर दूर होते हैं तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, और जब सघन में कण पास पास होते हैं तो क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा। बात समझ आ गई। जब विरल में प्रकाश जाएगी तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, दूर हो जाएगी अभिलंब से, और जब सघन में जाएगी तो पास हो जाएगी। तो इतना आपको पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, इसके नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों नियम, यानी प्रकाश का अपवर्तन 2025 में इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ये 2 नंबर का आया था, और दोनों नियम जिन बच्चों ने लिख दिया होगा वो पक्का 2 नंबर पा लिए होंगे। अब इन्हीं दोनों नियम को लिखना सीखना है। कैसे सीखेंगे समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो दिख रहा है ना आपतन कोण, तो आपतन कोण की ज्या, ये पॉइंट्स नोट करिएगा, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, ज्या को बोलते हैं साइन, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या है ना। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ना, वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या के अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ये 2 नियम है। तो जो आपतन कोण की ज्या, ठीक है, इसको कहेंगे आपतन कोण की ज्या का मतलब कि साइन आई, क्या हो जाएगा, साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है, साइन आर। इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, वो एक नियतांक होता है, ठीक है। ये बात एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्नेल। क्या नाम था, स्नेल। तो इसलिए जो ये अपवर्तन का दूसरा नियम है ना, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है, स्नेल का नियम, क्योंकि ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो चलिए अब हम देखते हैं जो चीज मैंने आपको बताया कि अपवर्तन के नियम, वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, है ना, 2 माध्यम है ना, एक सघन था एक विरल था, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के लिए, है ना, आपतन कोण की ज्या, किसका, आपतन कोण की ज्या, याद रखिएगा हमेशा ऊपर वाला आपतन कोण की ज्या है, नीचे वाला अपवर्तन कोण। तो जो ये आपतन कोण की ज्या है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या का अनुपात है ना, वो एक नियतांक है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। और इसके बारे में किसने बताया था, तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो यही है आपका दूसरा नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम है, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। यही जो नियतांक है ना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, यही नियतांक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यही नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब चलिए देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण है हमें हमारे दैनिक जीवन में क्या देखने को मिलता है। तो मैं वो भी चीजें लिख के ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। तो चलिए मैं पहले उस चीज को लिख लेता हूं, फिर आपको चीजें समझाता हूं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको समझ में आया तो जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन था ना, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला उदाहरण, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपने इस बात को नोटिस किया है क्या कि अगर आप एक गिलास लें और गिलास में पानी को रखोगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो सिक्का है ना, वो सिक्का पानी के बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों,
क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण उसमें जाती है ना तो बार बार उसका अपवर्तन होता है, जिसके कारण जो पानी के अंदर सिक्का है ना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। आपने देखिएगा कि गिलास लीजिएगा, उसमें पानी और उसमें अंदर सिक्का जब डालोगे तो ऐसा एहसास होगा कि सिक्का ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। दूसरा, बाल्टी में डूबा हुआ छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। आपने इस बात को नोटिस करिएगा। आप क्या करिएगा, एक डंडा लीजिएगा और पानी बाल्टी में, ठीक है, आप उस डंडे को जब डालोगे ना तो आप डालोगे तो सीधा ही, ठीक है, आप ऐसे करके डालिएगा तो ऐसा महसूस होगा कि जहां से पानी के अंदर जा रहा है तो वो दूसरा माध्यम हो गया। ऊपर पानी के ऊपर हवा वाला माध्यम है, यानी वायु माध्यम है, विरल माध्यम है। अंदर क्या हो गया? सघन माध्यम। तो जब ये डंडा या छड़ उसमें डालोगे तो ऐसा महसूस होगा कि मानो नीचे टूट गई है। क्या हो गया? टूट गया है, टेढ़ा दिखाई देगा। आप इस चीज को देखना प्रैक्टिकल करके, आपको उसमें टेढ़ा दिखाई देगा, है ना। तो जब भी आप छड़ पानी के अंदर डालोगे तो अगर आधा डुबाओगे तो ऊपर वाला हिस्सा आपको सीधा दिखाई देगा, लेकिन जो माध्यम में गया हुआ है पानी के अंदर वो टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब मैंने ये बताया था कि जब कोई ध्यान सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वो अपने अभिलंब से पास में हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसीलिए जब आप देखोगे कि जो मछली मारने वाले मछुआरे होते हैं ना, वो जब भाला से मारते हैं मछली को, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। देखिए, जैसे समझिए ये तालाब है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक मछली है। क्या है ये? एक यहाँ पे मछली है। यहाँ पे ऐसी मछली बना देता हूँ, ठीक है, ये है हमारे पास एक मछली है, ठीक है, ये तालाब है पानी से भरा हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो मछली दिखाई दे रही है, थोड़ी सी बड़ा मछली बनाता हूँ, देखिए, ठीक है, ये मछली है एक यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मछली आपको दिखाई दे रही है, ये मछली अगर क्या करना हो, अगर ये इंसान ऊपर से कोई यहाँ पे नाव से बैठा हुआ इंसान है ना, नाव पे जा रहा है, उसको मछली दिखाई दे दी, है ना, तो उसने क्या लिया? भाला लिया मारने के लिए, है ना। भाला से उस मछली को मारेगा तो मछली क्या होगी? अब देखिए, मछली जहाँ पे है, ठीक है ना, मछली जहाँ पे है, अब सोचिए ये अपने रियल स्थान से क्या ऊंचा दिखाई देगी ना, ऊपर की तरफ दिखाई देगी। मतलब ये मछली अगर नीचे है तो रियल में कहाँ दिखाई देगी? यहाँ पे दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी मछली, है ना। तो जब ऊपर उठी हुई मछली दिखाई देगी तो जब भी वो भाला से मारने वाला इंसान होगा, हमेशा क्या करेगा? इस मछली के जस्ट आगे नहीं, क्योंकि ये मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी तो ये क्या करेगा? भाला जो है कि नीचे की तरफ मारेगा ताकि उस मछली पे जाके लगे, क्योंकि मछली ऊपर की तरफ दिखाई देगी तो हमें नीचे मारना होगा। अगर आप ऊपर प्रहार करते हो तो ये भाला सीधे आगे की तरफ निकल जाएगा। इसीलिए मछली मारने वाले जो मछुआरे होते हैं ना, बहुत टेक्निक, यानी यहीं पे प्रकाश का जो अपवर्तन की घटनाएं हो रही है ना, उस चीज को जानते हैं कि मछली ऊपर उठा हुआ दिखाई देगी, इसलिए क्या करेंगे? वो बिल्कुल मछली के नीचे की तरफ मारेंगे, क्योंकि मछली नीचे है। बात समझ में आ गया? कभी भी उस पे नहीं मारेंगे जहां पे मछली दिखाई दे रही है। तो बात समझ में आ गया। तो दूसरा यही था कि बाल्टी में डूबा हुआ छड़ क्या दिखाई देता है? टेढ़ा, और सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसलिए समुद्र के अंदर या कहीं भी पानी के अंदर कोई भी वस्तु अगर डूबा हुआ है तो हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। दूसरा देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है ना कि सूर्योदय, है ना, जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त होता है, यानी सूर्य डूबता है, तो उस समय सूर्य हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो पृथ्वी पर है, एकदम नीचे है, तो नीचे दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना तो बार बार जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बार बार प्रकाश टकराती है। क्या होती है? बार बार प्रकाश टकराती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होने लगता है, ठीक है। जब अपवर्तन होता है तो यही घटनाएं होती है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य हमें नीचे दिखाई देता है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना। देखिए, ये 2025 में, है ना, 2025 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि तारों का टिमटिमाना, यानी तारे क्यों चमकते हैं या क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये प्रश्न था कि समझाइए। देखिए,
तारे आपको अगर आसमान में देखोगे तो जो तारे दिखाई दे रहे हैं, स्टार दिखाई दे रहे हैं, वो चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों चमकते हुए दिखाई देंगे इस बात को समझिए। देखिए जब प्रकाश किरणें आती है ना, जब पृथ्वी पर प्रकाश किरणें आती है तो बताइए पृथ्वी के ऊपर पूरा वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल में प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडल में प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यही एग्जाम में आपको लिखना था कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उस प्रकाश की किरणों का बार बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है तो फिर चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता टिमटिमाते हुए? तो देखिए चंद्रमा और तारों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अगर हम उसके देखते हैं तो जो कोण बन रहा है ना, कोण, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये है हमारा, है ना, ये है हमारा स्टार, क्या है यहाँ पे स्टार, ठीक है, और मून पास में है ना, तो ये क्या है? मून। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, और देखिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप स्टार को देखते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा झुकना पड़ेगा, यानी ज्यादा ऊपर की तरफ मुंडी करना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखोगे स्टार की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ऐसे आप देखोगे ना, अगर कोने पे देखोगे हर जगह स्टार चमकते हुए दिखाई नहीं देगा, कुछ खास एंगल्स पे ही, कोणों पे दिखाई देता है। तो देखिए जो मून होता है ना, और मून, जब हम लोग मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो उस समय जो कोण होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब कोण ज्यादा होता है तो उस समय वो हमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, और जहां पे कोण कम होगा वो चीजें हमें चमकते हुए दिखाई देगी। तो जो स्टार है ये सब इतनी डिस्टेंस पे है कि कोण जो है कि बहुत कम हो जाता है ना। जब हम लोग उसको देखते हैं तो कम कोण पे देखते हैं, और कम कोण के कारण ना इतना वायुमंडल में बार बार प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है कि जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है? चमकते हुए, यानी टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, उड़ता हुआ जहाज। देखिए जो जहाज ऊपर उड़ रहा है ना, वो जिस ऊंचाई पे उड़ता है उस ऊंचाई से और ज्यादा ऊपर दिखाई देता है ना। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो उड़ता हुआ जहाज है अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देता है। अब जिस ऊंचाई पे वो उड़ रहा है उस ऊंचाई से और ऊपर दिखाई देता है ना। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि तालाब की गहराई। अब देखिए ना, अब अगर आप तालाब के अंदर झांकोगे ना, देखोगे, तो ऐसा महसूस होगा कि मानो तालाब गहरा है ही नहीं, वो उठा हुआ, जमीन उसका उठा हुआ दिखाई देगा। ये अपवर्तन के कारण। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, तो बस यही रीजन है कि तालाब की जो गहराई है वो वास्तविक गहराई से क्या दिखाई देती है? कम गहराई दिखाई देती है ना। ऐसा महसूस होता है कि मानो तालाब गहरा है ही नहीं। तो ये था हमारा टोटल प्रकाश का अपवर्तन के उदाहरण, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। यानी प्रकाश के अपवर्तन में मैंने बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, और अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा अपवर्तनांक क्या होते हैं, और अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।